हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ विवेक। गुड मॉर्निंग। आ गई? ओके, चलो फिर स्टार्ट करें। तो कल हमने कर लिया था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और दोनों के केसेस में डिफरेंसेस क्या क्या थे। तो सिंपली अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अपने आप में? करेगा। आयरन है या आपके पास में कैल्शियम है। कैल्शियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसको उठा के मैं किसी भी आयरन की चीज के साथ चिपकाने की कोशिश करूं, चिपक जाएगा? आप तो कह रहे हो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नहीं करेगा या करेगा, आप डिसाइड कर लेना आराम से। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ओके। जब आपके पास में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, या आप पैरा की बात करते हैं तो सिर्फ पैरा की करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो हमारे पास सैंपल होता है, मटेरियल होता है, इसके अंदर हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन घूम भी रहे हैं, डायपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायपोल मोमेंट होगा। और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की स्पेशलिटी क्या है कि एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, नेट डायपोल मोमेंट भी होता है। अगर मान लो यहाँ एक एटम है तो उसका एक डायपोल मोमेंट इधर हो गया, दूसरे का ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। डायपोल मोमेंट्स हैं यहाँ पे, हर एटम का अपना एक डायपोल मोमेंट है। बट आप एज अ होल देखो इसको, या फिर इसके अंदर कोई छोटी सी वॉल्यूम उठा लो, तो डायपोल मोमेंट जो ओवरऑल आती है, नेट डायपोल मोमेंट, वो होती है 0। तो मतलब जब तक ये अपने आप पड़ा हुआ है, मैंने कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं लगाई, एच अप्लाई नहीं किया, तब तक इसके अंदर कोई बी नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैं इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद सिचुएशन क्या हो जाती है, सारे के सारे तो अलाइन नहीं होते, पर इसमें से कुछ फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, मतलब मुड़ते हैं इस ओर आने के लिए कोशिश करते हैं। तो अब इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आती है, और अब ये अट्रैक्ट कर सकता है चीजों को, या चीजों से अट्रैक्ट होता है, पर वीकली अट्रैक्ट होगा। जैसे डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है, वैसे ये भी वीकली अट्रैक्ट होगा। हमने डायमैग्नेटिक में बोला था कि वो अपोज करता है, ये नहीं करेगा क्या अपोज? चेंज तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट में भी आ रहा है, करेगा। तो फिर ये बच कैसे गया? अगर इसने अपोज कर दिया तो फिर तो कैंसिल हो जाता, फिर से ये भी रिपेल करता। तो बात ये है कि जो अपोज वो करता है, वो अपोज काफी वीक होता है। जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट हमने कल किया था, डायमैग्नेट्स में जो होता है ये काफी वीक होता है, अपोज सभी मटेरियल करता है, तो ये भी करेगा। बट जितना फेवर कर रहा है उसके मुकाबले में बहुत ही थोड़ा सा क्या आएगा, अपोज। ये अपोजिंग फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अगर मान लो आपने 1000 गेज का यहाँ से फील्ड अप्लाई करी है, तो यहाँ पे 1 गेज फील्ड अपोजिंग डायरेक्शन में आएगी, तो काफी स्मॉल हो गई, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन डायमैग्नेट्स में होता ही सिर्फ वो है, उसको भी इग्नोर कर देंगे तो आप बात क्या कर रहे हो? वीक ही सही, पर वहां मैग्नेटिक फील्ड है, अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे वीक अपोजिंग फील्ड है, बट स्ट्रॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है, उतनी स्ट्रॉन्ग है पर ठीक ठाक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड यहाँ पे थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। और पैरो के केस में हमने थोड़ा बहुत कल किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, या फेरोमैग्नेटिज्म बताते हैं, फिर उससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिफाइन कर देंगे। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? बिल्कुल यही बात है, जैसे कि आपके पास में अगर कोई सैंपल है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी कंपनी ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, डायपोल मोमेंट आती है। तो जो हर एटम की डायपोल मोमेंट है वो ऐसे चूज करते हैं अपने आप को, मतलब एक ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे का, और वो ग्रुप ऐसा बनाते हैं जिस ग्रुप में सबकी डायपोल मोमेंट एक ही टाइप की होती है। ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया,
ये चौथा ग्रुप हो गया, ये पांचवा। बनाते जाओ, छोटे छोटे कई सारे ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स को बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स, डोमेन। डोमेन। डोमेन की स्पेशलिटी क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हैविंग अ डाइपोल मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन। बट फिर से इन सब की आपस में देखा जाए तो यूं तो है, छोटे छोटे हिस्सों की वजह से है, बट अगर आप ओवरऑल देखते हो तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आयरन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पर वो अपने आप किसी चीज से चिपकेगा नहीं, क्योंकि उसकी टोटल डाइपोल मोमेंट जो है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर है, वो कितनी है? 0 है। अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड उसमें है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो उसके बाद में डोमेन के डोमेन घूमना शुरू करते हैं। मान लो ये फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये डोमेन जो था जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, एटम्स थे, वो डोमेन ऐसे अलाइन हो जाता है। सबके सब नहीं कर पाते, पर काफी तक जिसके 3 इधर थे, तो इसमें से भी एक आधा शिफ्ट करके अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट हो गई क्या आवाज? नो सर, ओके। आ रही है। तो ये क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ आइटम्स थे, एक सेकंड, इसकी बैटरी लो हो रही है, एक सेकंड में आता हूँ वापस, 1 मिनट यूज कर रहा हूँ। तो अब जैसे ही इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, तो ये जो डोमेन्स हैं, फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो डोमेन ऐसे वैसे कहीं भी थे, वो फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाते हैं। मुड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो जो हमारी अप्लाइड फील्ड है वही काम कर रही है। वो फील्ड इस पे क्या लगाती है? टॉर्क अप्लाई करती है। हमने किया था ना, जैसे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल घूमते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेटिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, ये भी घूमेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में
अलाइन हो जाएंगे टॉर्क अप्लाई होने की वजह से। ठीक है। होता क्या है, जो मेंबर्स थे, मान लो 3 इधर से 4 उधर से, सब एक ही और डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब होते हैं कुछ नहीं होते। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो मोस्ट पार्ट जो होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो पाएगा। हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड होगी उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिज्म आ सकता है। तो ये हाईली मैग्नेटाइज हो सकता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड उतना ज्यादा इसमें क्या आता है, मैग्नेटाइजेशन। और इसमें अब 2 टाइप के मटेरियल हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी 2 टाइप हैं। एक तो हम बोलते हैं इन्हें सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, दूसरे मटेरियल होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स। अब देखो, अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है, उसके डाइपोल्स को मैंने पकड़ के घुमा दिया, अगर वो सॉफ्ट है तो जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा, क्या वो वैसे ही पड़ा रहेगा? नो सर। वापस अपनी जगह पे जाएगा। जैसे स्प्रिंग में होता था, सॉफ्ट स्प्रिंग है, आपने हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ दिया, वापस अपनी जगह जाता है। तो ये अपने आप को वापस से वैसा ही कर लेंगे रैंडम, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, 0 सॉफ्ट के अंदर। पर अगर वो हार्ड मटेरियल है, आपने एक बार पकड़ के उनको जबरदस्ती सीधा कर दिया, अब वो हार्ड है तो वापस मुड़ने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती। तो मतलब फील्ड आप हटा भी दो तो भी वो मैग्नेट बना रहेगा। तो अब अगर आपको चाहिए कि वो मैग्नेट ना बना रहे तो हम कौन सी चीज यूज करेंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। और अगर चाहते हैं कि वो मैग्नेट बना रहे, परमानेंट ही मैग्नेट हो जाए, तो हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। सॉफ्ट का एग्जांपल है वो सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने गैल्वेनोमीटर में यूज किया था, याद आ रहा है? उसमें हमने यूज किया था गैल्वेनोमीटर में। सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वाइंडिंग्स लपेटी थी ताकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बने, टेम्परेरी मैग्नेट बने। जब तक करंट होगा तभी तक मैग्नेटिज्म होगा और वो घूमेगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स होते हैं उनका भी यूज है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स हमें चाहिए होती है कि एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो बस वो बनी रहे। तो हम आगे उस चीज को पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। फिर इसके मैग्नेटिज्म को लेकर के क्यूरी ने काफी वर्क किया था, मैडम क्यूरी ने, और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो चीजों का तो उनके मैग्नेटिज्म पे फर्क पड़ता है। उसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट को। तो वो क्या कहती है स्टेटमेंट, कि किसी भी चीज के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आएगा, ये मैग्नेटाइजेशन हम बोल देते हैं, एम ही होता है मैग्नेटाइजेशन। जो मैग्नेटाइजेशन आएगा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक कांस्टेंट आता है, और इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी नॉट के। बी नॉट क्या है, याद है ना? यस सर। क्या होता है बी नॉट? परमिटिविटी। मैग्नेटिज्म आउटसाइड अ कंडक्टर। जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने किया था एच, जैसे ही वो कंडक्टर से बाहर निकलता है फोर्स कितना हो जाता है, बी नॉट। दैट इज म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, अब उसको म्यू नॉट एच कह सकते हैं। यहाँ पे एच आएगा, ये एच। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें हम। बी की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच, और ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम एम रखा था हमने, ठीक है, ये हो गया बाय में टी। एम जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। इसकी क्या वैल्यू आई थी, मैग्नेटाइजेशन की ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में वैल्यू थी ना। हमने किया था कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एम बाई एच। तो एम कितना हो गया, एच वाई। ठीक है, एच बाई हो गया, यहाँ एच से एच कैंसिल आउट हो गया। तो जो ससेप्टिबिलिटी एक मटेरियल की कि वो कितना मैग्नेटाइज होगा, किसके बराबर आती है, सी म्यू नॉट बाय में टी। टी भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर अपना होता है केल्विन में। केल्विन में टेम्परेचर मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट स्केल पे मेजर करते हैं। तब ये बात सही होती है हमारी कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों होगी, सी क्यूरी कांस्टेंट,
म्यू नॉट परमिएबिलिटी और टी एकमात्र वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिज्म उसके अंदर कम होगा। ऐसा क्यों होगा, कोई आइडिया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्यों कम होगा? पता नहीं। हाँ, नहीं पता सर। कोई आइडिया? अभी तक हम बात तो वही कर रहे हैं ना कि जब तक आपने नॉर्मल सिचुएशन में रखा हुआ है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, डोमेन जो है वो बने हुए हैं, बट आपस में अलाइनमेंट क्या है इनकी, रैंडम है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अलाइनमेंट जो हमने जबरदस्ती पकड़ के सीधे किए हैं, ये फिर से अलाइनमेंट खराब नहीं हो जाएगी? ये अलाइनमेंट टूट जाती है। इस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नेट फिर से जीरो होने की ओर बढ़ने लग जाती है, एक टेम्परेचर पे आके जीरो भी हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसे हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे ही कोई भी मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उस टेम्परेचर तक पहुंचता है, क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? क्यूरी क्यूरी टेम्परेचर। इसको हम दिखाते हैं टीसी। हाँ, ये वो टेम्परेचर है जिससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में चेंज हो जाता है, यानी कि अपना मैग्नेटिज्म यूज कर गया। फेरो के अंदर ही तो मैग्नेटिज्म आता है, डोमेन्स आते हैं। पैरा के अंदर कोई डोमेन नहीं थे, तो वो किस में चेंज हो गया, फेरो टू पैरा, मतलब उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म बाकी नहीं रह जाता। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। मैडम क्यूरी के नाम पे है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज बताई थी। तो वो टेम्परेचर जिससे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है या उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर। ऑलराइट, तो ये अपना हो गया क्यूरी टेम्परेचर। अब ग्राफ अगर हम इस चीज का ही प्लॉट करें, इसको मिटा देता हूँ, बाकी को ये नोट करना है क्या? नो सर। ये बुक्स में है भी एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यही वाला, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, टेम्परेचर के साथ ही बना देते हैं। पहले मैक्सिमम रही होगी ससेप्टिबिलिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। इस ग्राफ को एक बार रहने दो, मैं इसको एक बार कंफर्म करूंगा, वेरीफाई करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ सही जा रहा हूँ क्या। इसको मैं देख के बताऊंगा एक बार, ठीक है ना? कि ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन तो इनवर्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर हम दोनों को डायरेक्टली प्लॉट करते हैं तो ऐसे प्लॉट करेंगे तो शायद एक्सपोनेंशियल टाइप का करवाना चाहिए। इसको देखूंगा एक बार। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे मैंने पहली लाइन में बताया था कि आप अगर किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करके उसके डाइपोल्स को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हो। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, एनर्जी लग गई है उसको करने में। अब अगर मैं उसको फिर क्या करता हूँ, वो परमानेंट मैग्नेट बन गया, मान लो मैंने मैग्नेटाइजेशन हटा लिया, मैग्नेट बन गया। मैं नहीं चाहता कि मैग्नेट बने, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करी, ये फिर इधर घूम के इधर होगा। मैं फिर चाहता हूँ ना मैग्नेट बने पर इधर की ओर बने, फिर पकड़ के घुमा दिया। तो जब ऐसा ऐसा हो रहा है, इस बीच में पार्टिकल्स आपस में कोलाइड भी करेंगे, इंटरेक्शन भी होगा, और एज अ रिजल्ट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। जब आप किसी चीज को मैग्नेटाइज करके डीमैग्नेटाइज करते हो और फिर मैग्नेटाइज करते हो, ये साइकिल समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइज किया आपने एक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर उसको कम करते गए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया। तो इस पूरे साइकिल के दौरान एनर्जी का लॉस होगा। कितना होगा और क्यों होगा? क्यों होगा, ये तो समझ में आ रहा है कि वो जो पार्टिकल है, अगर मान लो हार्ड था, हार्ड अगर वो फेरोमैग्नेट था, तो उसको वापस जाने के लिए वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। सारे का सारा वर्क सिर्फ उसको मोड़ने में जो लग रहा है, यूं थोड़ी कि सिर्फ यूं मोड़ दिया बस। बीच में जो मीडियम है जिससे इंटरेक्शन उसका होना है, वो पार्ट भी उसमें एडअप करता है और एनर्जी का लॉस होता है, हीट की फॉर्म में लॉस होता है। इस साइकिल को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है?
इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी एनर्जी कब होता है ये? ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देखो, आप अगर फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके चल रहे हो, मतलब करंट भी उसी डायरेक्शन में, करंट का एक फिक्स डायरेक्शन रही होगी, ये कॉइल अगर करंट ऐसे ऐसे है, फील्ड ये होगी, ठीक है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ तो फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। एक्चुअली में आपका जो मोस्टली हम करंट यूज करते हैं वो क्या होता है? एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही क्या होता है कि करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है लगातार, और उसका अमाउंट भी चेंज करता है। करंट धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम होता है, फिर घटता है, मिनिमम होता है, फिर वापस। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहा हूँ क्या? आ रहा है सर। करंट की डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, और उससे मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। एम और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। एच अगर अपनी डायरेक्शन बदलता है तो एम भी अपनी डायरेक्शन बदलेगा, राइट। तो इसमें अब हम इस चीज को देखें, ये अगर मैं मान लेता हूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एच, और ये मैग्नेटाइजेशन जो किसी मटेरियल के अंदर आ रहा है, टोटल मैग्नेटाइजेशन, एक उसके डाइपोल के अलाइनमेंट की वजह से डी एम, और दूसरा बी नॉट इस फील्ड की वजह से जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी। ये बी क्लियर है? बी क्या है? बी इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डी नॉट प्लस डी एम। हमने पीछे किया था, ये पहले किया था। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको बी कह देते हैं टोटल कहने के बजाय। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अ मटेरियल जो भी हमने लिया। अब अगर मान लो फील्ड कोई भी अप्लाई नहीं करी शुरुआत में, तो मटेरियल के अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, जीरो है। हमने पढ़ा था कि आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ये बढ़ेगा, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, ये बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के बाद में आप फील्ड कितनी बढ़ाओ ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी, सीधा सीधा चलता रहेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये बढ़ेगा, मैक्सिमम हो गया, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। भाई किसी मटेरियल के अंदर डाइपोल्स हैं, सारे डाइपोल आपने फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दिए, मैक्सिमम उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ गई, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, नो सर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बी आपका मैक्सिमम हो गया एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फील्ड की। आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाए भी जा रहे हो तो ये आगे नहीं बढ़ रहा। फिर चाहे मैं यहाँ तक बनाऊं चाहे आगे तक, कोई मतलब नहीं है, हम छोटा सा रख लेते हैं कि मान लो यहाँ तक ले लिया, ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब यहाँ से अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो करने की कोशिश करूं तो हम उम्मीद तो क्या करेंगे कि हमने एच हटाया तो बी जीरो जाना चाहिए। एच जीरो करने से मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल वो जीरो जाना चाहिए। पर होता क्या है कि एच के घटने के साथ साथ बी भी घटता है, पर उतना फास्ट नहीं घटता, थोड़ा सा बी बच जाता है। मतलब हमने ये सारे डाइपोल ऐसे अलाइन कर दिए थे, आपने फील्ड हटा दी तो कुछ डाइपोल तो निकल गए, क्लास के बच्चों की तरह कुछ डाइपोल तो निकल गए। एक दो बच्चे थे जो भी टीचर के जाने के बाद ही चुपचाप बैठे, वो फील्ड में वहीं के वहीं सेट हो गए, क्योंकि हाँ आ गए तो आ गए बस। 10 में से 5 निकल गए, 8 निकल गए, 2 डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रह गए अभी, और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड वो दे रहे हैं। मतलब कुछ बच गया, कुछ रिमेन रह गया। इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड रह गई इनसाइड अ कंडक्टर, इसे बोलते हैं रिमेनेंस, या इसको यूं भी कह देते हैं रिटेंटिविटी। रिमेनेंस कह लो या रिटेंटिविटी कह लो, दोनों एक ही बात है। ज्यादातर रिटेंटिविटी वर्ड यूज करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बच गई। अब अगर आप चाहते थे कि बचे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको क्या करना चाहोगे? जीरो। जीरो। पहले आपने फील्ड इधर लगाई तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर आपने फील्ड घटाई तो ये घट रहा है, फिर हमने क्या किया, फील्ड और घटा दी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दे दी तो ये घटेगा। घटते घटते एक पर्टिकुलर फील्ड पे आके क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। मतलब आपने जबरदस्ती करनी पड़ी है इसके साथ में, और ये वैल्यू जो होती है, जितनी आपने अपोजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ी,
उसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी कितना कोर्स करना पड़ा, कितना अपोजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ी उसको जीरो करने के लिए, इसे कहते हैं कोएर्सिविटी। अब अगर आप फिर से अपोजिट डायरेक्शन में और बढ़ाते जा रहे हो तो फिर मैग्नेटाइज होगा मैक्सिमम तक आके फिर रुक जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप जीरो करोगे तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो जीरो हो जाएगी, पर ये मैग्नेटाइजेशन इनसाइड द मटेरियल वो जीरो नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। जितनी रेमिनेंस पहले आ रही थी उतनी अब भी आएगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में। पहले यूं थी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, अब ऐसे हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब फिर और मैं फील्ड को अब दूसरी डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करता हूँ, फिर से ये फील्ड एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगी और फिर बढ़नी शुरू करेगी और सैचुरेशन तक वापस आ जाएगी। इस पूरे साइकिल को, और फिर अगर मैं दोबारा से फील्ड हटाता हूँ तो अब ये पाथ वैल्यू का नहीं रह जाता, क्योंकि अब वापस इस पाथ पे नहीं जाएगा। यहाँ तक लाने के बाद फिर से ऐसा ही जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस लूप को फॉलो करता है। इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। ये जो पूरा बना ना बीएच कर्व जो हमारा बन गया, ये पूरा क्या है, बीएच कर्व, हम इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप, इस लूप की काफी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किस वे में है, पहले तो हम यही देख सकते हैं कि इसमें रिटेंटिविटी कितनी आ रही है। अलग अलग मटेरियल के लिए रिटेंटिविटी दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो कि वो परमानेंट मैग्नेट बने, किसी मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो वहां हम चाहेंगे कि रिटेंटिविटी हाई हो या हम चाहेंगे कोएर्सिविटी हाई हो। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहोगे बताओ? परमानेंट के लिए हाँ, भाई इसमें हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए कि लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए? परमानेंट के लिए लो। परमानेंट मैग्नेट में आप चाहते हो कि आपने एक बार उसको मैग्नेटाइज कर दिया तो मैग्नेटाइज रहे और ज्यादा हद तक रहे, मतलब उसके अंदर रिटेंटिविटी बची रहनी चाहिए, भी मैग्नेटिज्म बचा रहना चाहिए। अगर एक ये हिस्टेरेसिस लूप है और एक ये हिस्टेरेसिस लूप है, तो हम किस मटेरियल को चूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट के लिए? ऊपर वाले को। इसको यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर रिटेंटिविटी ज्यादा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बची रहेगी। हालांकि इसके अंदर अब ये एरिया बढ़ गया। अब देखो एरिया का क्या रोल है, पहले मैं वो बताऊं। इसमें जो हमने कर्व बनाया है इसका एक एरिया भी है। ये एरिया अगर हम निकालते तो बी इंटू एच करके निकलता ना, कोई भी रेक्टेंगल बना लो इसके अंदर में छोटा सा, तो ये एरिया क्या होगा, बी इंटू एच होगा। यस सर। ऐसे इसके अंदर छोटे 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 कई सारे रेक्टेंगल बनेंगे, बी इंटू एच, बी इंटू एच, यानी कि एरिया हो गया बी इंटू एच। बी इंटू एच होता क्या है, अगर हम दोनों की यूनिट्स पुट करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है बी इंटू एच का ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन है, याद है कुछ? ये है वर्क की। वेरी गुड, ये वर्क की डायमेंशन है, और वर्क यानी कि एनर्जी। तो मतलब इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, और वो वर्क कितना है वो हमें पता है कि वर्क तो होगा। कितना होगा, इतना होगा। जितना ये लूप का एरिया है, ये लूप का एरिया क्या बताता है, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कोई ऐसा मटेरियल है जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है बार बार, तो मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, तो ऐसे ऐसे कई साइकिल से गुजरेगा। और अगर हर साइकिल में इतना लॉस है, मान लिया एक साइकिल में इस मटेरियल के लिए तो लॉस है जी 1 जूल का, 1000 जूल में से 1 जूल का लॉस हो रहा है एक साइकिल में। यहाँ पे देखो एरिया ज्यादा हो गया, मान लो यहाँ हो रहा है 10 जूल का लॉस, हर साइकिल में 10 जूल, और दिन में 1000 साइकिल अगर करने हैं तो यहाँ तो लॉस होगा टोटल 1000 इंटू 1। यहाँ कितना लॉस हो जाएगा, 1000 इंटू में 10,000 जूल का लॉस। तो हम मटेरियल उस हिसाब से चूज करते हैं, जहां हम चाहेंगे कि लॉस कम हो तो उस हिसाब का मटेरियल लेंगे, और जहां हम चाहते हैं परमानेंट मैग्नेट बने तो उस हिसाब का मटेरियल लेंगे।
जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आता है जाता है, चेंजिंग करंट आ रहा है जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज करेगी ट्रांसफार्मर में। उसको हम आगे पढ़ेंगे भी दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर में। पर फिर भी मतलब ट्रांसफार्मर में चेंजिंग करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। एज अ रिजल्ट अगर मैं उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल रख देता हूँ जिसका ये लूप बहुत बड़ा है, हिस्टैरिसीस लूप बड़ा है, तो एनर्जी का लॉस काफी हाई होगा। हाई लॉस मतलब अगर 1000 जूल भेजे हैं तो उसमें 100 जूल तो वैसे ही लॉस हो गया। तो इतने लॉस से बचने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो छोटा हिस्टैरिसीस लूप रखे, भले रिटेंटिविटी लो होनी, ये कंडीशन फुलफिल कर जाए कि एरिया कम आ जाए। रिटेंटिविटी और कोएसिविटी को अपन नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ओवरऑल जो लूप बन रहा है, लूप का एरिया कितना है। पर अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंट मैग्नेट बने तो हम एरिया देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? हमने सिर्फ एक बार मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज तो हमें करना ही नहीं। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम सिर्फ एक चीज देखेंगे, वो है उसकी रिटेंटिविटी की। एक बार मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म बचता है। अगर अच्छा खासा बच रहा है तो बस ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट के लिए सुटेबल मटेरियल है। जैसे कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये स्टील के केस, स्टील के लिए हाई रिटेंटिविटी होती है, तो इट इज यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट्स। स्टील से बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमानेंट ना बनाओ तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। उसका कुछ ऐसा बनता है जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है और एनर्जी का लॉस उसका भी। होते हैं हाँ जी, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो स्टील के होते हैं। हाँ, परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील को यूज किया जाता है, दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले में प्रेफरेंस उसको दी जाती है। जो अच्छी क्वालिटी का परमानेंट मैग्नेट होगा वो स्टील से बना हुआ होता है। उसके अलावा और भी मटेरियल यूज किए जा सकते हैं, बट स्टील को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मटेरियल्स की चॉइस होती है। क्वेरीज लॉ, यहाँ पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। बस इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, वो लास्ट का स्ट्रेसेस वाला टॉपिक है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, इनडायरेक्ट भी आ जाता है। यूं कह देगा भाई ये मटेरियल है, इसके लिए ऐसा स्ट्रेसेस लूप है, इसके लिए ऐसा है। आप परमानेंट मैग्नेट के लिए किसे यूज करोगे, आप टेम्परेरी मैग्नेट के लिए किसे यूज करोगे। अब जैसे कि क्रेन है, क्रेन के अंदर वो आते हैं ना, जैसे कि सामान उठाने के लिए उठाने वाला होता है तो हैंडल होता है क्रेन वाला। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस भी होता है हैंडल, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, बड़ी बड़ी प्लेटें उठाए तो उसको इधर से उधर रखना है। रखने का कैसे प्रिंसिपल क्या होगा, करंट पास हुआ उस कॉइल में से, वो मैग्नेट बन गई। जैसे ही कोई स्टील का सब्सटेंस आया या कोई मटेरियल आया वो उससे चिपक गया, उसको उठा के उसने कहीं और रखना है, उठा के ले गया, मान लो यहाँ तक ले आया, अब ले गया, यहाँ पे इसको छोड़ना है, उसने स्विच ऑफ किया, करंट गया, मैग्नेटिज्म जीरो, और वो चीज नीचे गिर जाएगी। सिंपल है। लेकिन अगर ये मटेरियल ऐसा ना होता कि करंट जब तक है तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जाने के बाद भी इसमें बच जाए, यानी कि इसमें रेमेनेंस हो, तो ये तो चिपक के रह गया ना, वो फिर लेके चला हो तो फिर साथ में ही रह गया, उसको झाड़ते झाड़ते बंदा दुखी हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम सिचुएशन के हिसाब से मटेरियल चूज करते हैं। यहाँ पे हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका रेमेनेंस बहुत ही कम हो या जीरो हो, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म बचे ही ना, ताकि जब आपने चाहा चालू हो गया, जब आपने चाहा वो बंद हो गया। तो इसमें समझना बहुत जरूरी है कि हिस्टैरिसीस का क्या बेनिफिट है, हिस्टैरिसीस लूप क्या कहता है, रेमेनेंस क्या है, कोएसिविटी क्या है, और इनकी एप्लीकेशंस क्या बनती है। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। बचा न्यूमेरिकल पार्ट वाला सेक्शन, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप करके आना ट्राई। जो भी इश्यूज आएंगे वो कल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कल देखेंगे। ओके, सर ये वाला गैल्वेनोमीटर, ये वाला क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वाला तो पिछले वाले इंजन गैल्वेनोमीटर, चलो वो भी कल करेंगे फिर। सर मैं उतार लूं? हाँ, ये उतार लो।